हेलो दोस्तों, मेरा नाम बासु है और मैं केरल के एक शहर तिरुवनंतपुरम का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मैं पेशे से एक ब्लॉगर हूँ। दरअसल मुझे बचपन से घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था, खासकर पुरानी जगहों पर जाना, पुरानी इमारतें, खंडहर पड़ चुके घर और पुराने किले। मुझे इन सब जगहों पर जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस काम को ही अपना पेशा बना लिया जाए। ऐसे ही मैं ऐतिहासिक जगहों पर जाता ही रहता हूँ, वहाँ की वीडियो बनाता हूँ और फिर उन वीडियो में थोड़े अपने तरफ से मिर्च मसाला लगाकर, मतलब एडिटिंग करके उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता हूँ। अब रिकॉर्ड किए गए वीडियो को हम ऐसे ही सोशल मीडिया पे थोड़ी ना डाल सकते हैं। कभी कभार हमारे कैमरे में कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होते हैं। इसीलिए हमें एडिटिंग कर उन पार्ट को कट करना पड़ता है। मैं यहाँ अपने शहर के सभी प्राचीन जगहों पर घूम चुका हूँ। पुराने से पुराने किले, छोटे से छोटे पुराने गांव और भी कई जगह हैं जहाँ पर मैं जा चुका हूँ। मैं दूसरे शहरों में भी जाता हूँ, वहाँ भी ऐसी जगहों का तलाश करता हूँ जहाँ से कोई राज जुड़ा हो। ऐसे ये बात तब की है जब मैं कर्नाटक के एक छोटे से गांव में घूमने के लिए गया हुआ था। ये गांव जंगलों के बीच बसा हुआ एक बहुत ही छोटा सा गांव था, जहां ज्यादातर आदिवासी लोग ही रहा करते थे। सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि यहां भी कोई गांव हो सकता है। वो तो जब मैं यहां जंगल के रास्ते से अपने शहर को वापस लौट रहा था, तब मुझे यहां रास्ते पे एक व्यक्ति मिला था जो अपने सर पे लकड़ी को लेकर पगडंडी वाले रास्ते से जंगल के अंदर की ओर बढ़े जा रहा था। और जब मैं उनसे पूछा कि आप यहाँ जंगल के अंदर की ओर कहाँ बढ़े जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि यहीं जंगल के पीछे हमारा एक छोटा सा गांव बसा है और मैं वहीं अपने घर वापस जा रहा हूँ। उनकी बातें सुन मैं भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये गांव ऐसे जंगलों के बीच बसा हुआ है तो मुझे भी एक बार वहां चलना चाहिए, वहां की वीडियो बनानी चाहिए और वीडियो के सहारे उस गांव की जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। यही सोचकर मैं यहाँ इस गांव में आ गया। यहाँ पत्थरों से बने हुए कई सारे पुराने घर थे जो देखने में बहुत ही ज्यादा नक्काशीदार थे। पत्थरों से बने हुए इतने पुराने घर और डिजाइन में इतने अच्छे, मैं समझ नहीं पा रहा था। यहाँ लगभग 90 से 100 घर होंगे और सभी घरों के डिजाइन बहुत ही लाजवाब थे। मैं सोचने लगा, आखिर ये गांव कितने साल पहले यहाँ बसा होगा, क्योंकि ऐसी डिजाइन आज के समय तो पत्थरों के घरों में नहीं बनाई जाती। आज तो पत्थर के घर ही नहीं बनाए जाते। मैं वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया जो अपने घर के बाहर एक पेड़ के पास खाट लगाकर बैठे हुए थे। मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा। उनसे बात करने के बाद मुझे जो पता चला, मैंने वो सोचा तक न था। उनका कहना था कि हमारा ये गांव हजारों साल पुराना है और यहाँ ये जो घर बने हुए हैं, ये घर हमारे पूर्वजों ने नहीं बल्कि कोई और ही बनवाए हैं। मैं उनसे कह रहा था, मुझे पता है काका, आपके घरों को मजदूर और अच्छे इंजीनियर मिलकर बनाए होंगे। तो उनका कहना था, नहीं, इन घरों को बनाने के लिए इंसान की जरूरत पड़ी ही नहीं, बल्कि ये घर अपने आप ही बनकर तैयार हो गए। उनकी बातें सुन मैं हैरान था। कैसा फेंको बुढ़ा है, जब से यहाँ पे आया हूं तब से ये लंबी लंबी फेंके ही जा रहा है। मैं भी उनसे हंसते हुए कहने लगा, मुझे पता है काका, आप मजाक कर रहे हो, भला कोई घर अपने आप कैसे बन सकता है। तो उनका कहना था, देखो, मुझे मजाक करने की आदत नहीं है और ना ही मैं कभी मजाक करता हूं। मैं जो भी तुमसे कहा हूं वो बिल्कुल सच है। अब मैं भी उनसे कहने लगा, तो फिर ये घर कैसे बना? अपने आप कोई घर बन नहीं सकता, इसके पीछे क्या राज है? तो उनका कहना था, हाँ, राज तो है, लेकिन हम गांव वाले अपने गांव का ये राज किसी को नहीं बताते। उनकी बातें सुन मैं हैरान था। कैसा बुढ़ा है, पहले तो इसने खुद ही अपने इन घरों के बारे में बताकर मुझे उत्सुक किया कि मैं ये राज जानूं, और अब कह रहा है कि मैं नहीं बताने वाला। मैं उनसे कहने लगा, बताइए ना काका, इस गांव का राज क्या है? तो उनका कहना था, देखो, मैंने कह दिया ना, मैं ये राज नहीं बताने वाला। तुम मुझसे पूछ रहे थे, इसीलिए मैं भावना में बहकर तुम्हें कुछ ऐसी जानकारियां दे दी जो शायद मुझे नहीं देनी चाहिए थी। देखो, तुम अब जिद मत करो, तुम इस गांव में आए हो इसलिए तुम हमारे अतिथि हो,
तुम्हें अगर कोई और जानकारियां या कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। बस ये जानकारियां नहीं दे सकता। तुम ऐसे पहले व्यक्ति हो जो इस गांव में शहर से आए हो, वरना यहाँ कोई आता ही नहीं, शहर से कोई आता ही नहीं। वो बूढ़े व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी समझ गया था। बहस करने का कोई फायदा नहीं है, मैं इस गांव के किसी और व्यक्ति से पूछ लूंगा। यही सोचकर मैं वहां से उठ खड़ा हुआ और गांव में आगे की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने पर मुझे रास्ते के किनारे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मिला जो शायद कहीं जा रहा था। मैं उनसे पूछने लगा, ओ चाचा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उनका भी कहना था, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो मैं भी उनसे कहने लगा, देखिए मैं जानना चाहता हूं कि इस गांव का कोई राज है क्या? ये घर अपने आप कैसे बने? मेरे इस बात को सुनकर वो थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहने लगे कि किसने कहा तुमसे ये घर अपने आप बने हैं? देखो ये घर अपने आप नहीं बने और ना इस गांव का कोई राज है। वो इतना बोलकर वहां से चले गए और अब मैं भी चलता हुआ एक नौजवान लड़के के पास गया। मैं उससे बात करने लगा, लेकिन वो लड़का मुझसे इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। इस गांव के राज के बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहता था। मैं वहां गांव के कई लोगों से इस बारे में पूछा, लेकिन वहां गांव का कोई भी इंसान मुझे इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था। शाम हो चली थी, लेकिन मैं अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता था। मन में एक इच्छा थी कि मैं इस गांव के राज को जानकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे यहां जितना दिन भी रुकना क्यों ना पड़ जाए। देखते देखते अंधेरा छा चुका था और मैं वहीं गांव के एक लारी पे जाके, जहां समोसा बेचा जा रहा था, मैं वहां जाके समोसा खाया। मेरा पेट तो भर चुका था और अब सोने का इंतजाम करना था कि तभी वो बूढ़े काका मेरे पास आए। शायद उन्होंने दूर से ही मुझे यहाँ इस ठेले के पास देख लिया था। वो चलते हुए मेरे पास आए और वो मुझसे कहने लगे, बेटा अभी तक तुम गए नहीं? कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ रुक ही गए हो तो चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। देखो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे पहले कहा है ना कि तुम हमारे लिए अतिथि हो और अतिथि की सेवा करना हमारा फर्ज है। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। वो बूढ़े काका मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी मान गया था। मैं उनके साथ चलते हुए उनके घर आ गया और जब मैं उनके घर के अंदर पहुंचा और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां घर के अंदर दीवार पे कई सारे चमकदार पत्थर लगाए गए थे। दीवारों पे चमकते हुए पत्थर, कोई पत्थर जो लाल रंग के चमक रहे थे, कोई पत्थर जो पीले रंग के चमक रहे थे और कोई पत्थर जो नीले रंग की रोशनी छोड़ रहे थे। यहाँ कमरे में इन पत्थरों के चमकने से ही रोशनी हो रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था क्या ये पत्थर कोई खास तरह की लाइट है। मैं उस काका से कहने लगा, काका क्या ये कोई खास तरह की लाइट है? तो उनका कहना था, नहीं ये पत्थर हैं, चमकने वाले पत्थर। उनकी बातें सुन मैं हैरान था। मैं काका से कहने लगा, लेकिन काका ऐसे पत्थर तो पाए ही नहीं जाते जो रात के वक्त रोशनियां छोड़े। तो उनका कहना था, देखो ये पत्थर दीवार में तब से लगा हुआ है जब से ये घर बना है। जिसने इस घर को बनाया है उसने ये पत्थर यहाँ दीवार में लगाया है। अब मैं उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, काका कृपा कर मुझे इस गांव के राज के बारे में बताइए। ये घर अपने आप कैसे बना, इस बारे में बताइए। देखिए मैं इसके लिए आपको कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। लीजिए 2000 रुपये लीजिए, पर कृपा कर मुझे बताइए। तब वो काका मुझसे कहने लगे थे, बेटा तुम्हें क्या लगता है कि हम गांव वाले बिकाऊ होते हैं? तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो। अगर तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं तुम्हें इस गांव के राज के बारे में बताऊंगा, लेकिन चलो पहले खाना खा लो, उसके बाद सोते वक्त मैं तुम्हें इस गांव के राज के बारे में बताऊंगा। उनकी बातें सुन मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर हम खाना खाए। उसके बाद वो बूढ़े काका मुझे अपने साथ लेकर अपने कमरे में आ गए। यहाँ एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था और वो बूढ़े काका मुझसे कहने लगे, देखो तुम अगर चाहो तो यहाँ मेरे साथ सो सकते हो, वरना इस घर में और भी कई कमरे हैं, तुम वहां चाहो तो वहां भी सो सकते हो। लेकिन मैं उनसे कहने लगा, कोई बात नहीं काका, मैं आपके साथ ही सो जाऊंगा। फिर हम वहीं बेड पर जाकर लेट गए और तब वो बूढ़े काका मुझे इस गांव के राज के बारे में बताना शुरू किए। उनका कहना था, देखो पहली बात तो ये कि तुम ये जानकारी अपने तक ही सीमित रखोगे, ये जानकारी तुम किसी और को नहीं दोगे। मैं भी कहने लगा था, ठीक है काका,
वो बूढ़े काका मुझे बताना शुरू किए थे, तुम्हें पता है ये जो गांव में घर बने हुए हैं, इतने अच्छे डिजाइन वाले घर, इन घरों को एक अप्सरा ने बनवाया है। अनंतिका नाम की अप्सरा, उसने अपनी शक्तियों से बनाया है। आज से लगभग हजारों साल पहले इस गांव में एक अप्सरा आया करती थी। वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि किसी की भी नजरें उसके चेहरे से हटती तक नहीं थी। लेकिन यहाँ के गांव वाले उसे देवी माना करते थे, उसकी पूजा किया करते थे। और वो अप्सरा भी गांव वालों की हर तरह से मदद किया करती थी, धन से, दौलत से। अगर किसी को कोई बीमारी होती तो वो अप्सरा अपनी शक्तियों से उसके बीमारी को ठीक कर दिया करती। उसने ही यहाँ गांव वालों के लिए घर बनवाया था ताकि गांव वाले इन घरों में शांति से रह सके। लेकिन एक दिन ये बात यहाँ के राजा को पता चल गई। जो यहाँ के राजा थे, उन्हें यह बात पता चल गई। उनके मन में भी भावना जागी कि मैं भी एक बार उस अप्सरा से जाकर मिलूं, अपने राज्य के लिए उस अप्सरा से कुछ अच्छा मांगूं। यही सोचकर वो राजा उस अप्सरा से मिलने के लिए इस गांव में आए थे। लेकिन वो अप्सरा तो हर पूर्णिमा की रात इस गांव में आया करती थी। जब ये बात राजा को पता चली तो वो राजा वहां से वापस चले गए और फिर से वो पूर्णिमा की रात इस गांव में आए थे। तब वो अप्सरा अनंतिका भी इस गांव में आई हुई थी। वो राजा उस अप्सरा से मिले और वो अप्सरा ने भी राजा की बहुत मदद की थी। उसे बहुत सारे धन दौलत दिए, हीरे जवाहरात दिए, ताकि राजा के धन कोष में कभी कमी ना हो और वो राज्य को और भी अच्छे से चला सके। लेकिन राजा वो कुछ और ही चाहता था। राजा को वो अप्सरा पहली नजर में बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। वो राजा अप्सरा के चेहरे पे मोहित हो गया था और वो अनंतिका से शादी करना चाहता था। लेकिन अनंतिका ने उसे साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसने पहले ही उस राजा के चेहरे को देखकर उसके मन की भावना को पहचान गई थी। वो राजा अनंतिका से शादी इसलिए करना चाहता था कि वो दूसरे राज्यों पर विजय प्राप्त कर सके, दूसरे राज्यों को अपना गुलाम बना सके। यकीनन अनंतिका अगर उस राजा के पास होती तो उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती और इसका वो बड़ा फायदा उठाता। वो राजा इसका बहुत बड़ा फायदा उठाता, वो दूसरे राज्यों को अपना गुलाम बनाता। लेकिन अप्सरा उसके मन की भावना को पहले पहचान गई थी और उसे साफ साफ शादी करने से इनकार कर दिया। राजा उस दिन तो चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन अगले पूर्णिमा की रात वो फिर से इस गांव में आया था। तब अप्सरा भी यहीं पर आई हुई थी। लेकिन वो राजा इस बार खाली हाथ नहीं आया था, उसके साथ कई सारे सैनिक थे। इसी के साथ उसने एक ऋषि को बंदी बना कर लाया था। वो अप्सरा के पास पहुंचा और उस ऋषि से कहने लगा, जो बंदी था उस ऋषि से वो राजा कहने लगा, इस अप्सरा को अपने बस में करो, अपनी शक्तियों से इसे बस में करो, वरना तुम्हें पता ही है ना कि मैं तुम्हारे परिवार वालों को कैसे मारूंगा। तुम्हारे परिवार वाले हमारे कब्जे में हैं। देखो, अगर तुम इस अप्सरा को अपने बस में नहीं करोगे, अपनी शक्तियों से इसे अपने बस में नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे परिवार वालों की बोटी बोटी करवा दूंगा। उस राजा की बात सुन वो ऋषि भी डरा हुआ था और फिर वो अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्रों को बुदबुदाने लगा। और फिर देखते ही देखते अप्सरा अपनी जगह पर जम चुकी थी। वो हिल डुल तक नहीं पा रही थी। और तब वो ऋषि उस अप्सरा की ओर देखते हुए कहने लगा था, देखो, मुझे माफ करना, मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा पूरा परिवार इस क्रूर राजा के बस में है। ये क्रूर राजा मेरे परिवार वालों को जान से मार डालेगा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो। वो अप्सरा अपनी जगह पर खड़ी थी, वो हिल डुल तक नहीं पा रही थी। और तब वो राजा अप्सरा के पास गया था और वो अप्सरा से कहने लगा, तो अब बताओ, तुम मुझे से शादी करोगी या नहीं? क्या बोल रही थी उस दिन कि मैं एक तुच्छ इंसान हूं? देखो, आज उसी तुच्छ इंसान ने तुम्हें अपने बस में कर रखा है, तुम्हें अपने कब्जे में कर रखा है। बताओ, तुम मुझसे शादी करना चाहोगी या नहीं? वो राजा अप्सरा से ऐसा कह रहा था, लेकिन अप्सरा बार बार उस राजा को मना किए जा रही थी। तब अप्सरा की बातें सुन उस राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अप्सरा के साथ जबरदस्ती करने लगा। वहां गांव के कई सारे लोग जो उस राजा को रोकना तो चाहते थे, लेकिन उस राजा के सैनिक इतने ज्यादा थे कि वो चाहकर भी उस राजा को रोक नहीं पाए। वो राजा अप्सरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया जा रहा था और वो अप्सरा वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अप्सरा उस ऋषि की शक्तियों से बंधी थी। वो चाहकर भी वहां से हिल डुल तक नहीं पा रही थी। और तब जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने
अपने आप को मूर्ति में बदल दिया। वो अप्सरा अनंतिका उस कुरु राजा से बचने के लिए अपने आप को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उस कुरु राजा का मन नहीं भरा था। वो अप्सरा को फिर से जीवित करना चाहता था, पत्थर की मूर्ति से जीवित करना चाहता था, उस अप्सरा को उसके असली रूप में लाना चाहता था। वो इसके लिए कई सारे ऋषि मुनियों से मिलना शुरू हो गया, जानकारियां जुटाना शुरू हो गया कि कैसे एक पत्थर की मूर्ति बन चुकी अप्सरा को उसके असली रूप में लाया जाए। लेकिन उस राजा के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो राजा उस पत्थर की मूर्ति को दोबारा अप्सरा के रूप में नहीं ला पाया। उस राजा की मृत्यु हो गई जानकारियां जुटाते जुटाते, लेकिन वो राजा उस मूर्ति को अप्सरा के रूप में बदल ही नहीं पाया। आज भी वो मूर्ति इस गांव के बाहर एक मंदिर में स्थापित है और गांव के लोग उस मूर्ति की पूजा किया करते हैं। वो काका मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनकी बातें सुन बेड पे उठ बैठा। मैं उनसे कहने लगा, क्या सच में वो मूर्ति आज भी यहाँ के मंदिर में स्थापित है? तो उनका कहना था हाँ। मैं भी कहने लगा, तो फिर चलिए हम उस मूर्ति को देख कर आते हैं। तब काका कहने लगे, क्या अभी जाएं? अभी पता है कितनी रात हो चुकी है? रात काफी ज्यादा हो चुकी है। कल चलना, कल दिन के वक्त मैं तुम्हें वो मूर्ति भी दिखा दूंगा। अभी सो जाओ, अभी रात काफी ज्यादा हो चुकी है। वो काका मुझसे ऐसा कह रहे थे और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बार बार उस अप्सरा की बात घूम रही थी जो काका मुझे बताए थे। मेरी बार बार इच्छा हो रही थी कि मैं उस अप्सरा की मूर्ति को जाकर देखूं, लेकिन मुझे सोना ही था। मैं अगले सुबह ही उस मंदिर में जाता और उस मूर्ति को देखता। मैं यही सोचते हुए सो गया और मेरी नींद खुली सुबह के लगभग 6:30 बजे के करीब। मैं जगते ही फटाफट फ्रेश हो गया और उस काका से कहने लगा, चलिए काका हम उस मंदिर से होकर आते हैं। तब काका का कहना था, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी वहां गांव के कुछ लोग उस मंदिर में पूजा करने के लिए गए होंगे। मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि गांव के कुछ लोग उस मूर्ति की पूजा भी किया करते हैं। देखो अभी हमें वहां नहीं जाना चाहिए। हम दिन के लगभग 11 बजे तक उस मंदिर में जाएंगे, वही हमारे लिए सही समय होगा। काका मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी मान गया। फिर दिन के लगभग 11 बजे के करीब वो काका मुझे अपने साथ लेकर गांव के बाहर आ गए और तब मैंने देखा कि यहाँ ये मंदिर झाड़ियों के बीच बना हुआ था, जहां गांव के शायद इक्का दुक्का लोग ही आया जाया करते होंगे, क्योंकि यहाँ जमीन में उगे हुए घास पे लोगों के चलने की पगडंडियां तक नहीं बनी हुई थी। अगर यहाँ लोग आया जाया करते तो पगडंडियां तो होती ना। मैं उस मंदिर में पहुंचा और ये मंदिर देखने में काफी ज्यादा प्राचीन लग रहा था। मैं चलते हुए मंदिर के अंदर गया और जब मेरी नजर पड़ी उस मूर्ति के ऊपर तो मैं एक पल के लिए अपनी नजर उस मूर्ति के ऊपर से हटा तक नहीं पा रहा था। ये अप्सरा की मूर्ति थी इतनी ज्यादा सुंदर, देखकर ही पता चल रहा था कि जैसे किसी जीता जागता इंसान को मूर्ति में बदल दिया गया हो। इस मूर्ति की आंखें नम थी और इसकी आंखों से निकलते हुए आंसू के कुछ बूंदे जो इसके चेहरे पर लटक रहे थे। इसके कपड़े कहीं कहीं पे फटे हुए थे। देखकर ही पता चल रहा था कि आखिर ये अप्सरा कितनी मजबूर रही होगी जब ये अपने आप को मूर्ति में बदल रही होगी। मैं उस मूर्ति की ओर देखे जा रहा था, क्योंकि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं बस इस मूर्ति की ओर देखता ही रहूं। काका मुझसे कह रहे थे, चलो अब मूर्ति को देख लिए ना, चलो अब हम घर चलते हैं। लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था। ये मूर्ति थी इतनी ज्यादा सुंदर, मेरी नजरें इस मूर्ति से हट तक नहीं रही थी। तब काका मुझे मंदिर से बाहर की ओर खींचते हुए कहने लगे, चलो चलो हम घर चलते हैं। और तब मैं मंदिर से बाहर आया था, लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी वहीं मंदिर के ठीक सामने। मंदिर के ठीक सामने एक बड़ा सा पत्थर का स्तंभ बना हुआ था और मैं सोचने लगा, ये मंदिर के सामने इस स्तंभ को क्यों बनाया गया होगा। मैं काका से पूछने लगा, काका ये स्तंभ यहाँ मंदिर के ठीक सामने क्यों बना है। तब काका का कहना था, देखो जहां तक मुझे पता है कि जब ये अप्सरा मूर्ति में बदली थी तब ये स्तंभ इस मूर्ति के ठीक सामने कुछ दूरी पर बना था। बाद में यहाँ पे मंदिर बना दिया गया और ये स्तंभ आज भी इस मंदिर के बाहर मौजूद है। वो काका मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था। अप्सरा की मूर्ति में बदलते यहाँ पे एक स्तंभ बना, मतलब इस स्तंभ का इस मूर्ति के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। मैं चलता हुआ उस स्तंभ के पास गया और मैं उसे गौर से देखने लगा। पत्थर का बना हुआ स्तंभ बिल्कुल प्लेन था। इस स्तंभ पे कहीं पे भी छोटा सा भी खड्डा नहीं था और मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर इतने दिनों से यह स्तंभ अभी तक सुरक्षित कैसे है। मैं काका से पूछने लगा,
और तब काका का कहना था वो यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है ना, इसलिए ये मंदिर और यहाँ की सभी चीजें सुरक्षित है। चलो अब हम वापस चलते हैं। तुम इस मंदिर को देख चुके हो, तुम्हें भी अपने घर जाना है तो तुम जा सकते हो, वरना अगर तुम इस गांव में रुकना चाहो, कुछ दिन और रुकना चाहो तो रुक सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। काका मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी उनसे कहने लगा, देखिए काका, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और रुकना चाहूंगा। मैं यहाँ पे घूमना चाहता हूँ, अच्छे से इस मंदिर को देखना चाहता हूँ। काका भी कहने लगे थे, ठीक है रुक जाना, लेकिन अभी तुम घर चलो। फिर मैं भी उनके साथ चलते हुए उनके घर आ गया और मैं उसी मंदिर के बारे में सोचे जा रहा था। मेरे दिमाग में बार बार उस मूर्ति की छवि आ रही थी। कैसे वो अप्सरा जो मूर्ति में बदल चुकी थी, उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू जो मुझसे देखा तक नहीं जा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उस मूर्ति पे बहुत ज्यादा दया आ रही थी, उस अप्सरा पे मुझे बहुत ज्यादा दया आ रही थी। मन ऐसा कर रहा था कि मैं उस मूर्ति के सामने बैठा ही रहूं, उस मूर्ति के चेहरे की ओर देखता ही रहूं। मैं सोचने लगा, चलता हूं, शाम होने को है, मैं मंदिर में चलता हूं, मैं वहां कुछ देर तक रुकूंगा, उसके बाद यहां फिर से वापस आ जाऊंगा। मैं यही सोचकर उस मंदिर की ओर बढ़ चला था। शाम के लगभग 5 बजे का समय था। सूरज पहाड़ों की आगोश में समाने को था। मैं मंदिर के अंदर पहुंचा और वहां मूर्ति के सामने बैठा मूर्ति के चेहरे की ओर देखे जा रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अप्सरा बनी हुई मूर्ति वो मुझसे कुछ बातें कहना चाहती है, वो मुझे कुछ कहना चाहती है। मैं वहीं मंदिर के अंदर बैठा बस उस मूर्ति की ओर देखता रहा। कुछ ही देर में अंधेरा छा चुका था और तब मेरा ध्यान पड़ा, रात हो चुकी है, मुझे यहां से वापस भी जाना होगा। मैं यहां मंदिर में पूरी रात नहीं निकाल सकता। मैं अपनी जगह पे उठ खड़ा हुआ, लेकिन जाने से पहले मैं इस मूर्ति की फोटो खींचना चाहता था। मैं अपने जेब से फोन को निकाला और फोन में इस अप्सरा की मूर्ति का फोटो खींच लिया और जाने से पहले मैं उस स्तंभ का भी फोटो खींचना चाहता था। आसमान में चांद निकला हुआ था और चांद की रोशनी में यह स्तंभ मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। मैं अपने फोन का कैमरा उस स्तंभ की ओर घुमाया, लेकिन जैसे ही मैं उस स्तंभ का फोटो खींच रहा था कि तभी मुझे अपने फोन के कैमरे में कुछ खास चीजें दिखाई पड़ी। मैं अपने फोन में देख पा रहा था कि वहां स्तंभ पे छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा गया था। ये अक्षर चांद की रोशनी में चमक रहे थे और मैं अपने फोन में ये देख पा रहा था। वहां स्तंभ पे लिखे गए वो शब्द इतने बारीकी थे कि अगर वो चमक नहीं रहे होते तो मुझे पता तक ना चलता। मैं चलता हुआ स्तंभ के पास गया और स्तंभ पे देखने लगा आखिर यहाँ पे क्या लिखा गया है, लेकिन मुझे वहां स्तंभ पे कोई भी अक्षर दिखाई नहीं पड़ रहा था। वहां स्तंभ पे तो कुछ लिखा ही नहीं था। मैं अपने कैमरे को बंद कर अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर उस स्तंभ पे देखा, लेकिन वहां स्तंभ पे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस स्तंभ पे कुछ लिखा ही नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं फिर से अपने मोबाइल फोन के कैमरे को ऑन किया और कैमरे में इस स्तंभ को देखने लगा। यहाँ कैमरे में इस स्तंभ पे लिखे गए ये चमकते हुए अक्षर मुझे दिखाई पड़ रहे थे। मैं हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है? नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा और कैमरे में ये अक्षर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग में वो कहावत घूम पड़ी थी। लोग कहते हैं ना कि कैमरा वो भी देख लेता है जो आंखें नहीं देख पाती। मैं अपने मोबाइल फोन के कैमरे में यहाँ स्तंभ पे लिखे गए ये छोटे छोटे बारीकी अक्षर जिसे मैं देख पा रहा था। अब मैं सोचने लगा, स्तंभ पे क्या लिखा हुआ है? मैं इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने मोबाइल फोन में कैमरे को ऑन किए स्तंभ पे लिखे गए शब्दों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। वहां स्तंभ पे लिखा गया था, अगर आप इन शब्दों को पढ़ने में सक्षम हैं तो आप अप्सरा के किए गए इशारे वाली जगह पे खुदाई कीजिए, वहां पे आपको कुछ मिलेगा। स्तंभ में ऐसा लिखा हुआ था और मैं समझ नहीं पा रहा था। अप्सरा इशारा कर रही है, लेकिन वो तो मूर्ति है, वो इशारा कैसे कर सकती है? मैं अप्सरा की ओर देखने लगा। वो अप्सरा मूर्ति के रूप में वही मंदिर में स्थापित थी। मैं चलता हुआ फिर से उस मूर्ति के पास गया और मैं उस मूर्ति को गौर से देखने लगा। काफी देर तक उसे देखने के बाद मुझे पता चला कि उस मूर्ति की आंखें नम नहीं है, बल्कि वो मूर्ति अपनी आंखों से किसी और इशारा कर रही है। वो अप्सरा अपनी आंखों से किसी और इशारा कर रही है।
वो इशारा वहां जमीन की ओर करी थी। अपनी आंखें झुकाकर, अपनी आंखें नम कर जमीन की ओर इशारा कर रही थी। और मैं समझ गया, ये अप्सरा जहां पे इशारा कर रही है वहां पे मुझे जमीन खोदना है, वहां पे मुझे कुछ मिलेगा। हो सकता है कुछ ऐसा मिल जाए जिससे इस मूर्ति को दोबारा इसके असल रूप में बदला जा सके। मैं भी खुश था। मैं जमीन खोदना तो चाहता था, लेकिन मैं खोदता कैसे? यहां आसपास फावड़ा नहीं था। मैं सोचने लगा, चलता हूं, काका के घर चलता हूं, मैं वहां खाना भी खा लूंगा और फिर मैं यहां पे आते वक्त अपने साथ फावड़ा लेकर आऊंगा, जिससे मैं यहाँ की जमीन को खोदूंगा। मैं यही सोचकर काका के घर चला गया। काका भी कहने लगे थे, कहाँ गए थे? देखो रात कितनी ज्यादा हो चुकी है और अब आए हो। मैं भी उनसे कहने लगा, काका मैं वहां मंदिर गया था, वही उस अप्सरा के मंदिर में। काका कहने लगे थे, तुम्हारे ऊपर कैसी पागलपंती सवार हो गई है? तुम्हें पता है ना कि वो एक मूर्ति है, वो कोई इंसान नहीं, वो एक मूर्ति है। काका मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी उनसे कहने लगा, हाँ काका मुझे पता है, चलिए हम खाना खाते हैं। फिर हम खाना खाए। उसके बाद मैं काका से कहने लगा, काका जरा फावड़ा देना, तो मुझे फावड़ा की जरूरत है। काका मुझसे पूछ रहे थे, फावड़ा का क्या करोगे? मैं उनसे कह दिया, देखिए मुझे उस मंदिर के बारे में कुछ राज पता चली है। वो ऐसे राज है, अगर वो सही निकला तो अप्सरा, मूर्ति बनी अप्सरा, वो फिर से अपने असल रूप में आ जाएगी। काका भी मुझे फावड़ा देते हुए कहने लगे थे, तुम्हारे ऊपर पागलपंती सवार हो गई है। वो राजा उस मूर्ति को उसके असल रूप में नहीं ला सका और तुम लाओगे। लो फावड़ा लो, वैसे भी तुम बस कल भर रुकने वाले हो, जाओ तुम्हारी जो मर्जी है वो करो। काका मुझे फावड़ा दे चुके थे और मैं भी फावड़ा लेकर मंदिर की ओर बढ़ चला। मैं मंदिर में पहुंचा और वहां अप्सरा के किए गए इशारे वाली जगह पे जमीन को खोदना शुरू हो गया। मैं जमीन को अंदर तक खोदता जा रहा था, लेकिन मुझे जमीन में मिट्टी के अलावा और कुछ मिल ही नहीं रहा था। मैं लगभग 2 घंटे तक खोदता रहा। 2 घंटे तक जमीन को खोदता रहा और तब मुझे जमीन से एक चमचमाता हुआ बक्सा मिला था। ये बक्सा छोटा सा था और मैं उस बक्से को लेकर खड्डे से बाहर आ गया। मैं उस बक्से को खोला और उस बक्से में देखने लगा, आखिर इस बक्से में ऐसा क्या है। मैं जैसे उस बक्से को खोला था तो बक्से के अंदर चमचमाता हुआ 3 ताम्रपत्र थे। मैं उन ताम्रपत्रों को निकाला और मैं उस पर लिखे गए शब्दों को पढ़ने लगा। वहां उन ताम्रपत्रों में ये जानकारी दी गई थी कि कैसे इस मूर्ति को दोबारा इसके असल रूप में लाना है। मैं उन ताम्रपत्रों को पढ़ने लगा। वहां लिखा गया था कि इस गांव से लेकर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के बाद 2 पहाड़ी को पार करने के बाद एक काली पहाड़ी आती है और उसी काली पहाड़ी से लेकर एक बड़ा सा तालाब है, जिसमें हर पूर्णिमा की रात एक बड़ा सा कमल का पुष्प खिलता है और उसी कमल के पुष्प के बीचों बीच तुम्हें वो घड़ा मिलेगा, जिसके पानी से इस मूर्ति को फिर से अप्सरा के रूप में बदला जा सकता है। वहां ताम्रपत्र में ऐसा लिखा गया था और मैं समझ नहीं पा रहा था। मतलब मुझे जंगलों को पार करके, पहाड़ों को पार करके उस तालाब तक जाना है। वहां एक कमल का पुष्प होगा और उसी कमल के पुष्प के बीचों बीच वो घड़ा होगा, जिसमें शायद कोई खास तरह का पानी भरा होगा और उसी पानी से इस मूर्ति को नहलाने पे ये मूर्ति दोबारा अप्सरा के रूप में बदल जाएगी। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं ये जरूर करूंगा। मैं उस घड़े को लाने के लिए तैयार हूं। मुझे वहां जाना ही होगा। कल ही पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात ही उस तालाब में वो कमल का पुष्प खिलता है। मुझे वहां जाना ही होगा। क्या करूं? अभी उस जगह पे जाने के लिए निकल जाऊं क्या? नहीं, अभी काफी ज्यादा रात है। कल मैं सुबह के वक्त उस जगह पे जाने के लिए निकल जाऊंगा। बस इस गांव से लगकर 2 पहाड़ी को ही तो पार करना है। इस गांव से लगकर जो पहाड़ी है उसके बाद मुझे बस 2 पहाड़ी को ही पार करना है। उसके बाद मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे का समय लगेगा। कल सुबह के वक्त मैं उस जगह पे जाने के लिए निकल जाऊंगा। मैं उस ताम्रपत्र को हाथ में पकड़ा, फावड़े को कंधे पे उठाया और काका के घर वापस आने के लिए निकल पड़ा। मैं काका के घर वापस पहुंचा और तब मैं वो ताम्रपत्र काका को दिखाने लगा। काका भी कहने लगे थे, क्या सच में ये ताम्रपत्र तुम्हें जमीन खोदने के बाद मिली है?
मैं भी उन्हें सारी घटना बताया और तब काका भी कहने लगे थे, देखो अगर ऐसा है तो यकीनन उस घड़े के पानी से वो अप्सरा फिर से अपने असली रूप में आ जाएगी। देखो अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें यह जरूर करना चाहिए। वो अप्सरा बेचारी हजारों सालों से एक मूर्ति बनकर रह गई है। काका मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, तो ठीक है काका, कल चलिएगा मेरे साथ, हम दोनों जंगल में जाएंगे, वहां से उस तालाब से हम उस घड़े को लेकर आएंगे। मैं काका से ऐसा कह रहा था और काका मुझसे कहने लगे थे, बेटा तुम्हें लगता है कि मैं इस उम्र में पहाड़ों को पार कर उस तालाब तक पहुंच पाऊंगा? तो मैं भी काका से कहने लगा था, हाँ आप तो शायद नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, मैं अकेला उस तालाब तक जाऊंगा। मैं इतना बोलते हुए बेड पर जाकर सो गया और मेरी नींद खुली सुबह के लगभग 6 बजे के करीब। मैं जगते ही फटाफट फ्रेश हो गया, खाना खाया और उस तालाब के पास जाने के लिए निकल पड़ा। मैं अपने बाइक को लेकर जंगल की ओर बढ़ चला था। जाने से पहले काका मुझे एक खास तरह की जड़ी बूटी दिए थे। वो मुझसे कह रहे थे, देखो जंगलों में जंगली जानवरों का खतरा तो होता ही है, लेकिन इसी के साथ वहां सांपों का भी खतरा बहुत ज्यादा होता है। देखो अगर तुम्हें कभी जंगल में कोई सांप काट लिया तो ये लो, ये जड़ी बूटी लो, तुम इसे चबा जाना, इसके चबाते ही सांप का जहर तुम्हारे ऊपर से खत्म हो जाएगा। काका ऐसा कहते हुए मुझे ये जड़ी बूटी दिए थे जिसे मैं अपने पास रखा हूं। मैं बाइक को चलाता हुआ जंगल के अंदर की ओर बढ़े जा रहा था और कुछ दूर तक मुझे वो पगडंडी वाला रास्ता मिला। मैं उस पगडंडी वाले रास्ते पे आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन जब वो पगडंडी वाला रास्ता खत्म हो चुका था, आगे झाड़ियां ही झाड़ियां थी और मुझे पहाड़ों को पार करके आगे की ओर बढ़ना था। तब मैं अपने बैग को वहीं पगडंडी वाले रास्ते के किनारे पर खड़ा कर दिया और चलते हुए मैं पहाड़ों पे चढ़ना शुरू हो गया। मैं वहां पहले पहाड़ पे चढ़ा और इसके बाद मुझे 2 पहाड़ियों को और पार करना था। मैं आगे की ओर बढ़े जा रहा था। दिन का समय था, जिस कारण यहाँ जंगलों में मुझे कोई जंगली जानवर दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस एक बात का डर था कि यहाँ जमीन पे गिरे हुए इन सूखे पत्तों के बीच कोई सांप या बिच्छू ना हो जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसके बीच चांस बहुत कम थे। मैं अपने पैर में जूते पहन रखा था। मैं उन सूखे पत्तों पे चले जा रहा था। मेरे कदमों की चलने की आवाज सूखे पत्तों के ऊपर से साफ साफ मेरे कानों पे पड़े जा रही थी। मैं चलते हुए उन 2 पहाड़ों को भी पार कर चुका था और अब मेरे सामने एक ऐसा पहाड़ था जो पूरी तरह से काला था और मैं उसे देखते ही समझ गया कि आखिर इस पहाड़ को काली पहाड़ी क्यों कहा जाता है। इस पहाड़ के ऊपर जितने भी चट्टान थे, ये बड़े बड़े चट्टान थे, सभी के सभी चट्टान काले थे। इस पहाड़ के ऊपर बस गिने चुने ही पेड़ पौधे थे और यहाँ इन बड़े बड़े काले चट्टानों के कारण ये पहाड़ पूरी तरह से काला लग रहा था। मैं समझ गया था यही वो काली पहाड़ी है और इससे लगकर ही वो तालाब है। पहाड़ी के इस ओर तो मुझे यहाँ कोई तालाब दिख नहीं रहा, यकीनन पहाड़ी के उस ओर वो तालाब होगा। मुझे इस काली पहाड़ी को भी पार करना होगा। यही सोचकर मैं उस काली पहाड़ी पर चढ़ने लगा था। वो बड़े बड़े चट्टान, मैं उसके ऊपर चढ़ते जा रहा था और ऐसे में चढ़ते हुए इस काली पहाड़ी को पार कर इस काली पहाड़ी की दूसरी ओर आ गया था। और तब मैंने देखा कि हाँ, इसी पहाड़ी से लगकर एक बड़ा सा तालाब है, लेकिन वहां उस तालाब में तो एक भी कमल का फूल खिला हुआ नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था, यहाँ तालाब में एक भी कमल का फूल नहीं है तो फिर मुझे वो घड़ा कहाँ मिलेगा? इस ताम्रपत्र में झूठी तो नहीं लिखा गया? मैं उस ताम्रपत्र को फिर से देखने लगा, लेकिन वहां ताम्रपत्र में लिखा गया था कि पूर्णिमा की रात वो कमल का फूल इस तालाब में खिलता है जिसके बीचों बीच वो घड़ा होगा और उसी घड़ा के पानी से इस अप्सरा को फिर से जीवन दान मिलेगा। मूर्ति से वो फिर से अपने असल रूप में आ जाएगी। मैं उस ताम्रपत्र को देखकर सोचने लगा, क्या रात के वक्त वो कमल का फूल यहाँ तालाब में खिलेगा? अभी दिन है, हो सकता है जब चांद निकल जाए, आसमान में चांद निकल जाए, तब वो कमल का फूल इस तालाब में खिलेगा। मुझे वहां रात होने का इंतजार करना था। मैं वहीं एक बड़े से पेड़ के पास जाकर बैठ गया और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। मेरी आंख खुली रात के लगभग 7 बजे के करीब और तब मैंने देखा कि वहां तालाब में एक कमल जो पानी से निकलना शुरू हो गया था वो भी खिला नहीं था और मैं उसी कमल के फूल की ओर देखे जा रहा था कि वो कब तक पूरी तरह से खिल जाएगा। कि तभी मेरी नजर पड़ी वहीं तालाब के पानी पे।
रात के वक्त ऐसा लग रहा था कि इस तालाब का पानी जैसे थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। ये तालाब ज्यादा गहरा नहीं था। इस तालाब के जमीन जिसमें कि कई सारे छोटे बड़े चट्टान थे, वो मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। इस तालाब में तैरती हुई मछलियां, इसी के साथ और भी कई सारे जलचर जीव थे जो मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस तालाब की मछलियां भी जैसे चमक रही है। मैं वहीं तालाब के किनारे पर बैठा उस कमल के फूल के खिलने का इंतजार कर रहा था। और रात के लगभग 12 बजे के करीब जब चांद आसमान में बिल्कुल बीचों बीच आया था, उस कमल के पुष्प के ठीक सामने आया था, तब वो कमल का पुष्प पूरी तरह से खिलना शुरू हो गया। वो कमल का पुष्प खिलता जा रहा था और उस कमल के पुष्प के ठीक बीच से आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी बाहर निकल रही थी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि हाँ, तालाब के आसपास का इलाका रोशनी से पूरी तरह से जगमगा उठा था। मैं उसी कमल के पुष्प की ओर देखे जा रहा था। देखते ही देखते वो कमल का पुष्प पूरी तरह से खिल गया और तब मैंने देखा कि उस कमल के पुष्प के ठीक बीचों बीच एक घड़ा रखा हुआ है। ये सुनहरे रंग का घड़ा था जो थोड़ा थोड़ा चमक रहा था। मैं नहीं जानता कि वो घड़ा इतनी तेज चमक रहा था या फिर वो कमल का पुष्प था जो चमक रहा था। मुझे उस कमल के पुष्प के पास जाना था, वहां से उस घड़े को लेकर आना था। मैं तालाब में कूद पड़ा। इस तालाब में ज्यादा पानी नहीं था। इस तालाब का पानी मेरे छाती तक ही पहुंच रही थी और मैं तालाब में चलते हुए उस कमल के पुष्प के पास पहुंचा। इस कमल के पुष्प से निकलती हुई तेज रोशनी जो मेरी आंखें चुंधिया रही थी, लेकिन मैं कैसे भी करके अपने हाथ को बढ़ाकर उस बड़े से कमल के पुष्प के ऊपर से उस घड़े को बाहर निकाल लिया। मैं जैसे ही उस कमल के पुष्प के ऊपर से उस घड़े को उठाया था, वैसे वो कमल का पुष्प चमकना बंद हो चुका था। उससे निकल रही वो तेज रोशनी वो आना बंद हो गई थी और मैं समझ गया था मैंने इस घड़े को कमल के पुष्प के ऊपर से बाहर निकाल लिया है। शायद इसीलिए ये कमल का पुष्प चमकना बंद हो गया है। मैं अब आगे की ओर बढ़ने लगा था, तालाब से बाहर निकलने लगा था, लेकिन तभी मेरे कानों पे सरसराहट की आवाजें पड़ना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि इस तालाब के सभी मछलियां जो काफी तेजी से तैरती हुई एक ओर जा रही है। मैं तालाब के पानी में देखा, लेकिन वहां तालाब के पानी में अभी भी वो मछलियां आराम से ही तैर रही थी। उसमें कई सारी मछलियां थी जो आराम से इधर उधर तैर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, तो फिर ये सरसराहट की आवाजें ये कहां से आ रही है? मैं इतना तो जानता था कि ये सरसराहट की आवाजें पानी से ही आ रही है। मैं उस घड़े को ऊपर उठाए जल्दबाजी में उस तालाब से बाहर निकलने लगा था, लेकिन तभी मैंने देखा वहां तालाब में कई सारे सांप जो तैरते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। ये पतले से दिखने वाले हरे रंग के सांप थे। वहां तालाब में से कई सारे सांप थे, अनगिनत सांप थे, और वो सभी सांप मेरी ओर बढ़े आ रहे थे और ये सरसराहट की आवाज भी उसी सांपों से आ रही थी। मैं अब जल्दी जल्दी कर उस तालाब से बाहर निकलने लगा। मैं कैसे भी करके उस तालाब से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन देखते ही देखते वो सभी सांप मुझे घेर चुके थे। कई सांप जो मेरे शरीर पे चढ़ना शुरू हो गए। वो उस घड़े तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन मैं उस घड़े को अपने हाथ में ऊपर उठाए हुए था। मैं भी उस तालाब से बाहर निकलने के लिए अपने कदम आगे की ओर बढ़ाए जा रहा था, लेकिन वो सांप अब मुझे काटना शुरू कर दिया था। वो सांप मेरे बदन पे काटे जा रहे थे। मैं जैसे अपने कदम आगे बढ़ाता, कई सारे सांप मेरे बदन में डंक मारना शुरू कर देते। लेकिन मैं क्या करता? मुझे उस तालाब से तो बाहर निकलना ही था। मैं ये घड़ा भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन वो कई सारे अनगिनत सांप शायद इस घड़े को मुझे इस तालाब से बाहर लेकर नहीं जाने देना चाहते थे। मैं कैसे भी करके उस तालाब से बाहर आ गया। अभी कई सारे सांप जो मेरे बदन में लटके हुए थे। मैं उस घड़े को अपने एक हाथ में पकड़ा और अपने बदन से सभी सांपों को खींच खींच कर दूर फेंकने लगा। मैं से ही अपने शरीर से सभी सांपों को दूर कर पाया था और अब मैं उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। मैं वो काली पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन अब मेरे शरीर में काफी ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया था। शायद मेरे शरीर में उन सांपों का जहर फैलता जा रहा था। मैं अपने जेब से उस औषधि को निकाला, वो औषधि जो मुझे काका यहाँ आते वक्त दिए थे। मैं उस औषधि को अपने मुंह में रख उसे चबाने लगा। शायद इस औषधि से मेरे शरीर का जहर थोड़ा कम हो, लेकिन अगर मेरे शरीर में जहर की मात्रा ज्यादा हुई
तो शायद मेरी मौत निश्चित है। मैं उस काली पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा था। मैं उस काली पहाड़ी को पार किया, उन 2 पहाड़ियों को भी पार किया, लेकिन अब मुझसे एक कदम भी आगे चला नहीं जा रहा था। मेरा पूरा शरीर अकड़ना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों में अब जान बिल्कुल भी बची नहीं है। मेरी सांसें फूलना शुरू हो गई थी। मेरे शरीर की त्वचा जो नीले रंग में परिवर्तित होती जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, शायद मेरे शरीर में सांपों का जहर, उन सांपों का जहर कुछ ज्यादा ही फैल चुका है। मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं कैसे भी करके अपने कदम धीरे धीरे अपनी बाइक की ओर बढ़ाता जा रहा था। मैं उस घड़ा को अपने शरीर के बल हाथों से टिकाए हुए था। मुझे डर था कि ये घड़ा जमीन पे ना गिर जाए, वरना मेरी मौत भी हो जाएगी और वो अप्सरा भी अपने असल रूप में नहीं आ पाएगी। मैं अपने कदम धीरे धीरे कर अपनी बाइक की ओर बढ़ाता जा रहा था। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अपनी बाइक तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं कैसे भी कर अपनी बाइक की ओर बढ़ता जा रहा था। मेरी मौत मेरी आंखों के सामने घूम रही थी, लेकिन फिर भी मन में एक आस थी, मैं ये कर सकता हूं। मैं मरने से पहले उस अप्सरा को उसके असल रूप में लाना चाहता था। मैं कैसे भी कर धीरे धीरे चलता हुआ अपने बाइक के पास पहुंचा और तब मुझे थोड़ा हौसला मिला। मैं अपने बाइक पे बैठ गया और बाइक को स्टार्ट कर एक हाथ में उस घड़े को पकड़ बाइक को गांव की ओर भगा दिया। मैं बाइक को चलाता जा रहा था, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, जिस कारण बाइक की हैंडल बार बार इधर उधर मुड़ रही थी। मैं कैसे भी कर बाइक को आगे की ओर भगाता जा रहा था। मुझे डर था कि अगर मैं बाइक के ऊपर से गिरा तो ये घड़े का पानी भी जमीन पे गिर जाएगी और वो अप्सरा हमेशा हमेशा के लिए मूर्ति बनकर रह जाएगी। मैं बाइक को किसी तरह से चलाता हुआ यहाँ मंदिर तक पहुंच आया और तब मेरे मन में खुशी की लहर झूम उठी। सुबह के लगभग 4 बजने को थे। बस 4 घंटे में मैं उस तालाब के पास से यहाँ तक पहुंच आया था। जाते वक्त मुझे 6 घंटे का समय लगा था। 6 घंटे का समय लगा था, लेकिन आते वक्त मुझे बस 4 घंटे का समय लगा, क्योंकि आते वक्त मुझे रास्ता मालूम था। मैं बाइक को खड़ा कर बाइक से नीचे उतरा। मुझसे चला तक नहीं जा रहा था। मेरी टांगें कांप रही थी। मेरे हाथ में उस घड़े को उठाने की शक्ति तक नहीं बची थी। मैं कैसे भी कर शरीर के सहारे उस घड़े को उठा पाया था। मैं उस घड़े को उठा धीरे धीरे कर चलता हुआ मंदिर के अंदर पहुंचा। मैं वहां मूर्ति के सामने खड़ा, अप्सरा की मूर्ति के सामने खड़ा, उस घड़े का पानी उस मूर्ति के ऊपर डालना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं घड़े का पानी उस मूर्ति पर डालने के लिए अपने हाथ से उस घड़े को ऊपर उठाया था कि तभी मेरे हाथ कांपे, मेरे हाथ में लचक पड़ गई और वो घड़ा जमीन पे गिर चुका था। उस घड़े का पानी जमीन पे बिखर चुकी थी और मैं भी जमीन पे गिर चुका था। मेरे दिल की धड़कन रुकना शुरू हो गई और मैं समझ गया ये मेरा आखिरी वक्त है। देखते ही देखते मेरी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे सामने कोई बेहद ही खूबसूरत चेहरा था। ये कोई लड़की थी जो मेरे बगल में बैठी हुई थी और वो मेरे चेहरे की ओर देखे जा रही थी। मैं इस चेहरे को पहचानता था। ये तो वही चेहरा था, अप्सरा की मूर्ति का चेहरा। जैसे उस मूर्ति का चेहरा था वैसा ये लड़की भी देखने में लग रही थी और मैं समझ गया, मतलब ये वही अप्सरा है, अनंतिका। लेकिन ये मूर्ति से अपने असल रूप में कैसे आई? मैं तो इसकी मूर्ति के ऊपर वो घड़े का पानी डाल ही नहीं पाया था। मैं वहां जमीन पे लेटा उसके चेहरे की ओर देखे जा रहा था और वो भी वही मेरे बगल में जमीन पे बैठी मेरे चेहरे की ओर देखे जा रही थी। और तब वो मुझसे कहने लगी, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो गए, वरना मेरे मन में हमेशा ये रहता कि मेरे वजह से एक इंसान की जान चली गई। वो अप्सरा मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उससे कहने लगा, तुम अनंतिका ही हो ना? अनंतिका जो यहाँ मंदिर में एक मूर्ति के रूप में थी? तो उसका भी कहना था, हाँ मैं अनंतिका ही हूं, एक अप्सरा। तब मैं उससे कहने लगा, लेकिन तुम मूर्ति से अपने असल रूप में कैसे आई? मैं तो तुम्हारे ऊपर वो घड़े का पानी डाल ही नहीं पाया था। तब उसका कहना था, तुम जब घड़े का पानी मेरे ऊपर डाल रहे थे तब वो घड़ा जमीन पे गिरा था, लेकिन उस घड़े के पानी की कुछ बूंदें जो मेरे ऊपर आकर गिरी थी और मैं अपने असली रूप में आ गई। देखो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम अपनी जान दांव पे लगाकर मेरे लिए घड़े का पानी लेकर आए। शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ मंदिर में कितने सालों से मूर्ति के रूप में थी। कई लोग आए लेकिन कोई भी इस राज का पता नहीं लगा पाया।
तुम थे जो इस राज को समझ पाए और तुम मुझे मेरे असली रूप में ला पाए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वो अप्सरा मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, देखो धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इंसान का फर्ज होता है किसी की मदद करना। मैं भी तुम्हारी मदद किया हूँ, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने भी तो मुझे ठीक किया है ना। मेरे शरीर में सांप का जहर था और तुमने मेरे शरीर से सांप के जहर को नष्ट कर मुझे ठीक किया है। बात बराबर हो गई। तब अप्सरा कहने लगी थी, नहीं, बात बराबर नहीं हुई, क्योंकि तुम्हें तो उन सांपों ने मेरी वजह से काटा ना। तुम मेरे लिए उस तालाब में इस घड़े को लाने के लिए गए थे और तब उन सांपों ने तुम्हें काटा। इसमें बात बराबर कैसे हो गई? तब मैं भी उसे कहने लगा, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अभी मैं भी ठीक हूँ और तुम भी अपने असली रूप में आ चुकी हो। तब वो अप्सरा कहने लगी थी, हाँ वो तो है ही। चलो जमीन पर से उठ जाओ। तुम लेटे हुए क्यों हो? तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। वो अप्सरा मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी जमीन पर से उठकर बैठ गया था। तब वो अप्सरा कहने लगी, अभी कहाँ जाओगे? कहाँ के रहने वाले हो? अपने बारे में बताओ। तब मैं भी उसे बताना शुरू हो गया। देखो मैं एक ब्लॉगर हूँ, मुझे घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं प्राचीन से प्राचीन जगहों पे घूमता रहता हूँ। अभी फिर से मैं किसी ऐसे जगह की तलाश करूँगा जो प्राचीन होंगे। मैं वहाँ पे घूमने के लिए जाऊँगा। तुम भी बताओ, अपने बारे में बताओ, तुम्हारा बचपन कैसे बीता? तब अनंतिका भी मुझे अपने बारे में बताना शुरू हो गई। हम ऐसे ही वहाँ लगभग सुबह के 6 बजे तक बातें करते रहे और तब अप्सरा मुझसे पूछ रही थी, अभी तुम कहाँ जाने वाले हो? घूमने के लिए जाने वाले हो या फिर अपने घर वापस जाने वाले हो? तब मैं भी उसे कहने लगा, नहीं नहीं, अभी मैं अपने घर वापस जाऊंगा, क्योंकि मुझे घर से निकले हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं। मेरे मम्मी पापा परेशान हो गए होंगे, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है। तब अनंतिका कहने लगी थी, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे? देखो मैं ये दुनिया घूमना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ अपनी दुनिया घुमाओगे? अनंतिका मुझसे ऐसा कह रही थी और सच बताऊं तो मैं भी उसे ये कहना चाहता था। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। वो थी इतनी ज्यादा सुंदर, मन ऐसा करता कि मैं बस उसे देखता ही रहूं। मैं अनंतिका से कहने लगा, चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, अपने माता पिता से मिलवाता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम एक साधारण लड़की के रूप में आ जाओ, क्योंकि तुम साड़ी को पहन रखी हो, तुम्हारे सर पे ताज है, तुम्हें जो कोई भी देखेगा तुम्हें देखता ही रह जाएगा। मेरे घर वाले भी तुम्हें देखकर एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि मैं किस राजा की बेटी को भगा कर लाया हूं। देखो तुम एक साधारण लड़की के रूप में आ जाओ। पृथ्वी की लड़कियां कैसी होती है वो तो तुम्हें पता ही होगा ना। तब अनंतिका भी मुस्कुराते हुए कहने लगी थी, अच्छा ठीक है। फिर वो अपनी आंखें बंद की थी और देखते ही देखते वो एक साधारण लड़की के रूप में बदल चुकी थी। तब मैं भी उसे कहने लगा, चलो बाइक पे बैठो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर अपने घर चलता हूँ। तब अनंतिका भी मेरे साथ आकर बाइक पे बैठ चुकी थी और मैं बाइक को चलाता हुआ अपने घर पहुंचा। मेरे मम्मी पापा वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये लड़की कौन है। मैं उनसे कह दिया, ये मेरी दोस्त है, इसका नाम अनंतिका है। कुछ ही दिनों में अनंतिका भी मेरे परिवार वालों के साथ घुल मिल चुकी थी और वो भी हमारे साथ साथ रहने लगी। लेकिन एक दिन जब मैं उसे अपने साथ लेकर शाम के वक्त यहीं के एक पार्क में आया था, तब हम यहाँ आपस में बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों अनंतिका आज बार बार मेरे चेहरे की ओर देखे जा रही थी। मैं उसे पूछने लगा, क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? तब वो थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मुझे से कहने लगी, वासु पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। क्या तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलोगे? उसकी बातें सुन मैं हैरान था। मैं भी उससे कहने लगा, देखो मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद किया करता हूं, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी दुनिया में जाने की क्या जरूरत है? चलो हम आपस में शादी कर लेते हैं। लेकिन अनंतिका उसका कहना था, नहीं, देखो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वहां मेरी दुनिया में तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ेगी और हम हमेशा साथ साथ रह पाएंगे, लेकिन यहाँ इंसानों की उम्र बढ़ती है। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलोगे? अनंतिका मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसके हाथ को पकड़ता हुआ कहने लगा, देखो मुझे माफ कर देना, मैं अपने माता पिता को छोड़ तुम्हारी दुनिया में नहीं जा सकता। आखिर मेरे माता पिता भी तो मुझे कुछ आस लगा कर ही पाल पोस कर बड़ा किए होंगे। देखो मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी इस बात को सुनकर
अनंतिका के आंखों में आंसू आ गए थे और मैं उससे कहने लगा, रो क्यों रही हो? देखो अभी हम साथ साथ हैं ना। जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा तब तक तो हम साथ साथ रह पाएंगे ना। लेकिन मेरे इस बात को सुनकर अनंतिका मेरे गले से लिपट कर रोते हुए कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। वो मेरे गले से लिपटे रोते हुए ऐसा कह रही थी और मैं चुप था। फिर कुछ ही देर बाद हम वहाँ पार्क से अपने घर आ गए और आज भी जब हमारे आसपास कोई नहीं होता तो अनंतिका मुझसे रोते हुए कहा करती है, वासु चलो ना, तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो ना। देखो ये दुनिया नश्वर है और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चलो ना, मेरी दुनिया में चलो ना। लेकिन मैं उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे पाता हूँ। आपको क्या लगता है, मुझे मेरी माता पिता को छोड़ देना चाहिए? मुझे अपने माता पिता को छोड़ अनंतिका के साथ उसकी दुनिया में चले जाना चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट में बताना ना भूलें।